सुबह 7:30 बजे के करीब गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में जब सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां आई तो सभी लोग अपने दिन की शुरुआत करते हुए अचानक चौंक पड़े, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां जिस घर पर आकर रुकी थी वो किसी आम आदमी का घर नहीं बल्कि वो रिटायर फौजी राव राय सिंह का घर था। और गाड़ियों से पुलिस वालों को उतरते देखकर आसपास के लोग धीमी धीमी आवाज में बातें करने लगे। कुछ लोग अपनी छतों पर और कुछ लोग अपनी बालकनी में भी खड़े हुए थे। लेकिन जब पुलिस वालों ने फौजी राव राय सिंह के घर के सामने खड़े होकर अपने हाथों में रबर के ग्लव्स पहनने शुरू किए तो वहां मौजूद सभी लोगों के मन में ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि वो घर तो एक रिटायर फौजी का था। इसके बाद गुरुग्राम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र गाड़ी से उतरे। फिर उन्होंने भी अपने हाथों में रबर के ग्लव्स पहने और अपनी पुलिस टीम का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले मकान के अंदर पहुंचे। फिर पुलिस की टीम मकान में जाकर दो हिस्सों में बंट गई। एक ऊपर की मंजिल में चली गई और दूसरी इंस्पेक्टर सुरेंद्र के साथ ग्राउंड फ्लोर पर ही रही, क्योंकि वहां पर कई कमरे थे। इसलिए पुलिस ने भी सभी कमरों पर एक एक करके दरवाजा खटखटाया। अधिकतर कमरों के दरवाजे तो बाहर से ही बंद किए गए थे और किसी भी कमरे में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। बस वहां एक महिला कुर्सी पर बैठी हुई थी और एक लड़की पलंग पर सोई हुई थी। पुलिस ने उस महिला को बाहर निकलने का इशारा किया तो वो सो रही लड़की को जगाकर कुछ ही मिनट में कमरे से बाहर आई। वो लड़की उस महिला की पोती थी और उस महिला ने खुद को राव राय सिंह की पत्नी विमलेश यादव बताया। ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ पहली मंजिल पर भी पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक छानबीन जारी थी। कुछ देर बाद पुलिस टीम के एक सदस्य ने आवाज लगाकर थाना प्रभारी को ऊपर बुलाया। वो तुरंत भागते हुए सीढ़ी से पहली मंजिल पर पहुंचे और उस कमरे में गए जहां से उन्हें आवाज लगाई गई थी। लेकिन कमरे में घुसते ही कमरे का दृश्य देखकर थाना प्रभारी दंग रह गए, क्योंकि कमरे के फर्श पर एक महिला की लाश पड़ी थी। पूरे कमरे के फर्श में खूनी खून फैल चुका था। महिला के शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। उसके सर से भी खून बह रहा था। थाना प्रभारी अभी वहां का मुआयना कर ही रहे थे कि तभी दूसरी मंजिल से एक अन्य पुलिस कर्मी ने जोर से चीख कर आवाज लगाई। थाना प्रभारी तुरंत भागते हुए दूसरी मंजिल के उस कमरे में पहुंचे जहां से उन्हें आवाज लगाई गई थी। लेकिन कमरे में पहुंचते ही थाना प्रभारी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि कमरे के फर्श पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 लाशें पड़ी थी। और वहां का दृश्य देखकर पुलिस वालों के माथे से पसीना छूटने लगा, क्योंकि उन 4 लाशों में 2 छोटी बच्चियां भी थी। और जब पुलिस ने उन सभी शवों के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला पहली मंजिल के कमरे में बरामद की गई लाश सुनीता यादव की थी और वो राव राय सिंह की बहू थी। और जो लाश दूसरे मंजिल के कमरों में मिली थी उनमें वहां रहने वाले किराएदार कृष्णकांत तिवारी की, दूसरी उनकी पत्नी अनामिका तिवारी और बाकी दोनों उनकी बेटियों की लाशें थी। इन सभी के शरीर पर एक जैसे ही गहरे जख्म के निशान थे। फिर वहां मौजूद पुलिस की टीम ने उन सभी शवों को निकालने का काम शुरू किया। लेकिन उसी समय पता चला कि 6 साल की विधि की सांसें अभी चल रही हैं और पुलिस टीम ने तुरंत उसे नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया। राव राय सिंह के घर के बाहर इतनी लाशों को देखकर लोग हैरान थे। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी सारी हत्याएं किसने की। और साथ ही साथ सभी लोग राव राय सिंह को भी तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इलाके के लोगों को पता था कि पहली मंजिल पर राव राय सिंह की बहू सुनीता यादव और दूसरी मंजिल पर किराएदार कृष्णकांत तिवारी अपने परिवार के साथ रहते हैं। सभी शवों को देखकर ये तो स्पष्ट हो गया था कि उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन उनकी हत्या क्यों और कैसे और किसने की, उन सभी सवालों के साथ साथ एक सवाल ये भी था कि आखिर राव राय सिंह कहाँ हैं। उसी दौरान जांच में पता चला कि इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक मकान मालिक और उसके किराएदार के बीच में अवैध रिश्तों के शक के साथ साथ उसमें भर चुकी कड़वाहट की कहानी शामिल है, जो इस दिल दहला देने वाली हत्या का मुख्य कारण बन गई। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार इतनी सारी हत्याएं किसने की। ये जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में शुरुआत से। दरअसल बिहार के सिवाना में रहने वाले कृष्णकांत तिवारी ने करीब 2.5 साल पहले राव राय सिंह के मकान में दूसरी मंजिल पर किराए का एक कमरा लिया था। वो गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता था। उससे पहले वो पास में ही लक्ष्मण विहार में किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने बिहार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और दिल्ली में आने के बाद शुरू से ही वो गुरुग्राम में अपने परिवार के साथ रहते थे। कृष्णकांत जब राव राय सिंह के मकान में आए तब वहां वो बहुत जल्दी मकान मालिक के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल गए। इसी कारण उन्हें काफी अपनापन सा महसूस होता था। उसके बच्चे अभी छोटे थे और पत्नी अनामिका की राय सिंह की बहू सुनीता यादव के साथ अच्छी बनती थी।
राय सिंह के इकलौते बेटे आनंद यादव जो गुड़गांव की जिला अदालत में वकील थे, उनकी पत्नी सुनीता यादव कुछ अलग मिजाज की औरत थी। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। वो अपनी ही मर्जी से अक्सर मायके चली जाया करती थी और उसकी इन्हीं आदतों से ना केवल उसका पति बल्कि उसके ससुर राय सिंह और सास भी परेशान रहती थी। लेकिन सुनीता और कृष्णकांत की पत्नी अनामिका दोनों हम उम्र होने की वजह से आपस में अपनी बातें एक दूसरे से शेयर किया करती थी और उनके बीच हंसी मजाक चलता रहता था। सुनीता अनामिका के कमरे में बेधड़क आया जाया करती थी और इसी के चलते वो कृष्णकांत से भी बातचीत करने लगी थी। राय सिंह की पहचान उस इलाके में सबसे शांत व्यवहार रखने वाले लोगों में होती थी। फौज से रिटायर होने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था और इसके लिए अपने घर के नीचे ही उन्होंने ऑफिस बना लिया था। लेकिन अब एक एक करके उनके घर से 5 शव निकाले जा रहे थे, तो उस वक्त राय सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लोग यही सोच रहे थे कि वो अचानक कहां चले गए। हालांकि उन्हें बीते दिन की शाम के समय लोगों ने देखा था और कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उन्हें सुबह पार्क में भी मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा था। लेकिन राय सिंह की घटनास्थल पर दिखाई ना देने की असल वजह ये थी कि जब गुरुग्राम थाने की पुलिस 24 अगस्त की सुबह आराम से बैठी थी और थाना प्रभारी इस बात से निश्चित थे कि रात बड़ी शांति से गुजर गई, यानी इलाके में किसी तरह की कोई दुखद घटना नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने एक कांस्टेबल को चाय लाने के लिए कहा और वो फ्रेश होने चले गए, तो कुछ समय बाद बाथरूम से आने पर उन्होंने थाने में कुछ हलचल सी महसूस की। मालूम करने पर पता चला कि एक व्यक्ति अपने हाथ में खून से सना हुआ गंडासा लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैंने सबको मार दिया है, मैंने उन सबको खत्म कर दिया है। और उस व्यक्ति को 3 कांस्टेबल अपने घेरे में लिए हुए हैं और उससे पूछ रहे थे कि उसने क्या किया है, किसे मारा है और वो गंडासा कहां से लेकर आया है और उस पर खून कैसे लगा। लेकिन वो इन सवालों के जवाब देने के बजाय बस एक ही रट लगाए हुए था कि मैंने सबको मार डाला है, मैंने उन सबको मार डाला। फिर थाना प्रभारी ने उन पुलिस वालों को पीछे हटाकर उसे अपने सामने की कुर्सी पर बिठाया और तब तक उनकी चाय भी आ चुकी थी। उन्होंने अपनी चाय उसे पीने के लिए दे दी, लेकिन उसने चाय पीने से इनकार कर दिया और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गंडासा थाना प्रभारी के सामने टेबल पर रख दिया। थाना प्रभारी ने पूछा कि तुम कौन हो और ये गंडासा तुम्हें कहां से मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि सर, मैं पूर्व फौजी राव राय सिंह हूं और मैं इस थाना क्षेत्र के राजेंद्र पार्क में रहता हूं। थाना प्रभारी ने पूछा कि ये गंडासा तुम्हारे पास कहां से आया और इस पर यह खून कैसा है। राय सिंह ने बताया कि ये गंडासा मेरा ही है और मैंने इस गंडासे से 5 लोगों को मार डाला है। और ये सुनते ही थाना प्रभारी सन्न रह गए। थाना प्रभारी चौंकते हुए बोले, क्या सच में तुमने 5 लोगों को मार डाला है? तुमने किसे मारा है और क्यों मारा है? पूरी बात बताओ। और फिर गुरुग्राम थाने की पुलिस की एक टीम 7:30 बजे राजेंद्र पार्क में स्थित राय सिंह के मकान पर पहुंच गई, जैसे कि उन्हें पहले से ही सब कुछ मालूम था। और जैसे जैसे राय सिंह ने बताया था, ठीक उसी तरह लाशों की बरामदगी होती है। लेकिन संयोग से छोटी विधि की सांसें अभी भी चल रही थी, तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर पुलिस ने शवों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। लेकिन थाना प्रभारी जघन्य हत्याकांड में किसी और आरोपी या हत्यारे की तलाश को लेकर भी चिंता में थे। उन्होंने राजेंद्र पार्क में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगवाने के आदेश भी दे दिए थे। फिर थाना प्रभारी ने थाने में पहुंचकर राय सिंह से दोबारा पूछताछ की, तो उन्होंने इस हत्याकांड के बारे में सारी बातें बताई और उसके बाद जो कहानी सामने आई, उसके पीछे अवैध रिश्तों के होने की बात सामने आई। राय सिंह ने बताया कि सुनीता उनकी इकलौती बहू थी, लेकिन वो अक्सर बिना बताए ही अपने मायके चली जाती थी और ये बात जनवरी 2021 की है, जब एक दिन सुनीता लंबे समय के बाद अपने मायके से ससुराल वापस लौटी। तो दिन भर का काम करने के बाद शाम को किराएदार की पत्नी अनामिका से मिलने ऊपर वाले कमरे में चली गई। वो दूसरी मंजिल पर रहती थी, जबकि सुनीता पहली मंजिल पर और राय सिंह अपनी पत्नी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। सुनीता जिस समय अनामिका से मिलने उसके कमरे में गई थी, ठीक उसी समय राय सिंह अपनी पानी की टंकी की सफाई करने के लिए अपने घर की छत पर गए हुए थे। और कमरे में अनामिका के ना मिलने पर सुनीता जैसे ही वापस लौटने लगी, तो तभी अचानक किचन से कृष्णकांत ने सुनीता से पूछा, क्या आप अपने मायके से आ गई हो? सुनीता ने कहा कि अच्छा, तो आप यहाँ हैं, लेकिन आपकी पत्नी अनामिका कहाँ चली गई? तो इस पर कृष्णकांत ने सुनीता को बताया कि उसकी पत्नी दिल्ली में अपने रिश्तेदार के घर गई है और वो 1-2 दिन में आ जाएगी। और बच्चे भी जाने की जिद कर रहे थे, तो बच्चे भी उसी के साथ गए हैं। कृष्णकांत बोलते बोलते कमरे में आ गए। सुनीता बोली कि तभी तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर में इतना सन्नाटा क्यों है, लेकिन मैं तो आज ही घर से आई हूँ। और फिर कृष्णकांत ने कहा, अरे आप खड़ी क्यों हो, बैठिए। और इत्तेफाक देखिए कि चाय बनाते बनाते थोड़ा पानी ज्यादा हो गया और आप अचानक। कृष्णकांत के बोलने से पहले ही उसकी अधूरी बात को सुनीता ने पूरा किया कि मैं अचानक से आ गई हूँ, तब तो मैं आपकी चाय पीकर ही जाऊंगी। ये कहते हुए वो हंसने लगी और उसी समय सीढ़ियों से उतरते हुए राय सिंह ने सुनीता की हंसी की आवाज सुन ली। उसे पता था कि कृष्णकांत की बीवी बच्चे दिल्ली गए हुए हैं, तो राय सिंह को तुरंत झटका लगा कि सुनीता कृष्णकांत के साथ हंसी मजाक कर रही है। और फिर कुछ समय के लिए वो वहीं पर रुक गए।
वहां से कृष्णकांत का कमरा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर तो पर्दा लगा हुआ था, लेकिन उसके किनारे से अंदर की थोड़ी झलक दिखाई दे रही थी। ध्यान से देखने की कोशिश की तो उस कमरे में पलंग पर सुनीता पैर लटकाए हुए बैठी हुई थी। उस समय कमरे में कोई और नहीं था, लेकिन जल्द ही कृष्णकांत हाथ में 2 कप चाय लेकर आ गया। एक कप उसने सुनीता को दे दिया, फिर वो उसके सामने स्टूल पर बैठ गया। राय सिंह को पर्दे के किनारे से केवल सुनीता ही नजर आ रही थी। उन्हें सुनीता का चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो हाथ में चाय पकड़े हुए थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या बात हुई कि सुनीता चाय का कप हाथ में लिए हुए किचन में चली गई। उसके पीछे पीछे कृष्णकांत भी किचन में चले गए और राय सिंह ये समझा कि ये दोनों अंदर के दूसरे कमरे में चले गए होंगे। वो मन ही मन में अपनी बहू की इस हरकत को देखकर बहुत ही गुस्सा हुआ, लेकिन उसी समय नीचे से राय सिंह की पत्नी चिल्लाई, क्या पानी के लिए मोटर चला दूं? तो इस आवाज से राय सिंह का ध्यान उधर से हट गया। फिर वो कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़कर बोला कि हाँ चला दो, लेकिन कुछ देर बाद राय सिंह दोबारा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसने सुनीता को कृष्णकांत के कमरे से निकलते हुए देखा। वो बदहवासी की हालत में भागती हुई निकली थी और राय सिंह से टकराते टकराते बची थी। फिर वो भागती हुई पहली मंजिल पर अपने कमरे में चली गई। राय सिंह को उसके अनैतिक रिश्ते की बात समझते देर नहीं लगी और अब उसका शक विश्वास में बदल गया था कि सुनीता का कृष्णकांत के साथ अवैध संबंध है। उस समय उसे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो चुप ही रहा क्योंकि ये घटना तो घट गई थी। लेकिन अब राय सिंह के मन में उठने वाले सवाल उसे रातों में सोने नहीं देते थे। वो लगातार चिंतित रहने लगा था। अब उसे ये भी चिंता सताने लगी थी कहीं सुनीता उसके बेटे को धोखा ना दे दे, यानी सुनीता और कृष्णकांत के बीच कोई अनैतिक रिश्ता तो नहीं है। और इस घटना के बाद वो अपनी बहू और कृष्णकांत को शक की नजरों से देखने लगा था। हालांकि उसने इसका जिक्र किसी से नहीं किया था, लेकिन राय सिंह मन ही मन ये सब सोचकर कुटता रहता था और वो सुनीता के मिजाज को भी अच्छी तरह से जानता था। इसलिए वो उस पर कोई दबाव नहीं बना रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सुनीता के खिलाफ कुछ भी बोलने का मतलब है अपने आप को बेइज्जत कराना। उसी बीच फरवरी 2021 में सुनीता फिर से अपने मायके चली गई और फिर 1 महीने बाद कोरोना की दूसरी लहर ऐसी आई कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते सभी लोगों का कहीं आना जाना मुहाल हो गया था। फिर मई 2021 में कृष्णकांत के गांव से उनके पिता के बीमार होने का फोन आया। उन्हें अपने परिवार को लेकर आनंद फानन में अपने गाँव जाना पड़ा और वो गाँव से वापस गुरुग्राम आए तो थे, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि एक तो उनकी नौकरी छूट गई थी और दूसरी तरफ मकान का किराया 7 महीने का हो गया था। और किराए को लेकर राय सिंह से कृष्णकांत की कई बार बहस भी हो चुकी थी। लेकिन कृष्णकांत गांव में अपने पिता की देखभाल करने के 3 महीने बाद अगस्त में रक्षाबंधन से ठीक 5 दिन पहले ही लौटे थे। तो राय सिंह ने किराया ना देने पर तब उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई थी। एक तो वो पहले से ही अपनी बहू को लेकर परेशान थे और दूसरा उन्होंने सोचा कि किराए के बहाने कमरा खाली करवा लेने से कृष्णकांत से उनकी बहू का संबंध भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्णकांत ने उनसे कुछ समय की मोहलत मांगी थी और इसी बीच 19 अगस्त को सुनीता भी मायके से गुड़गांव लौट गई थी और राय सिंह के किराया मांगने पर सुनीता ने कृष्णकांत की तरफदारी की। उसने कहा कि वो इस खराब हालत में कहां जाएंगे। सुनीता की बातों को सुनकर राय सिंह के दिल को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि उसने कृष्णकांत के सामने ही ये सब बातें कही थी जिससे राय सिंह ने अपनी बेइज्जती महसूस की। उस वक्त तो राय सिंह चुपचाप रहे, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोच लिया था और सुनीता द्वारा कृष्णकांत का पक्ष लिए जाने का कारण भी वो समझ रहे थे। लेकिन एक रात को अचानक उनकी नींद खुल गई तो वो बेचैनी की हालत में उठे और पेड़ पौधों की कटाई छटाई करने वाले गंडासे की धार तेज करने लगे। उनकी पत्नी ने रात को उन्हें ऐसा करते हुए देखा और जब उनसे इसके बारे में पूछा तो राय सिंह ने बहाना बनाते हुए कहा कि उन्हें पौधों की छटाई करनी है। ये धार तेज करने का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और फिर अचानक 23 की शाम को करीब 7 बजे राय सिंह का बेटा आनंद यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए चला गया। तो राय सिंह ने उसी रात इस घटना को अंजाम देने का फैसला कर लिया और रात के करीब 2 बजे के आसपास राय सिंह पहले की तरह उठे और गंडासा हाथ में लेकर वो छत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तो उसकी पत्नी विमलेश की भी नींद खुल गई, लेकिन उसने समझा कि वो गंडासे की धार तेज करने के लिए गए होंगे। लेकिन जब उसने मोबाइल की टॉर्च से घड़ी की तरफ देखा तो वो 2:30 बजे का समय देखकर चौंक गई। उसके मन में कुछ आशंका पैदा हुई और वो दबे पांव छत पर जाने लगी, लेकिन सीढ़ियों पर बहुत अंधेरा था जिसके कारण वो वापस चली आई और अपने कमरे में आकर लेट गई। उधर राय सिंह ने पहली मंजिल पर पहुंचकर पहले अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाया और 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से सुनीता ने गहरी नींद से उठकर दरवाजा खोला और इससे पहले कि सुनीता कुछ समझ पाती, राय सिंह ने उसके सर पर गंडासे से जोरदार वार कर दिया। सुनीता चीखते हुए वहीं गिर पड़ी। उसके नीचे गिरते ही राय सिंह ने सुनीता के शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए, जिसके कारण उसके सिर से और शरीर के कई हिस्सों से काफी खून बहने लगा। नीचे राय सिंह की पत्नी विमलेश सुनीता की चीख सुनकर भागती हुई पहली मंजिल पर पहुंची और वो अपने पति के हाथों में खून से सने गंडासे को देखकर वो भी डर गई और वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। फिर सुनीता को मौत के घाट उतारने के बाद
बाद राय सिंह सीधा दूसरी मंजिल पर पहुंचे। संयोग से उस रात कृष्णकांत ने अंदर से कुंडी बंद नहीं की थी और अंधेरे में फैली हुई हल्की हल्की रोशनी में राय सिंह ने कृष्णकांत और उसके पूरे परिवार को नीचे फर्श पर ही लेटा हुआ पाया और उसने सबसे पहले कृष्णकांत के सर पर गंडासे से जोरदार वार किया और पहला ही हमला इतना जोरदार था कि कृष्णकांत की पहले ही वार से मौत हो गई। लेकिन राय सिंह ने अपना आपा खोते हुए कृष्णकांत पर भी करीब 7 बार वार किए, जिससे कृष्णकांत की मौके पर ही मौत हो गई और तब तक पास में सो रही अनामिका भी नींद से जाग गई थी। जख्मी पति को देखकर जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की तो राय सिंह ने उसके सर पर भी गंडासे का एक जोरदार वार कर दिया। तब तक कृष्णकांत के बच्चे भी जाग गए थे। वो बच्चे अपने माँ और पिता को इस हालत में देखकर कहने लगे, अंकल इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें मत मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन राय सिंह नफरत की आग में अंधा हो चुका था। उसने अनामिका पर भी एक के बाद एक कई वार करने के बाद उसने बच्चों पर भी हमला कर दिया और फिर वापस अपने कमरे में आकर वो बाथरूम में घुस गया। और इस जघन्य हत्याकांड के बाद राय सिंह अपने बाथरूम में नहाया, फिर अपने कमरे में वो पंखे के नीचे आकर बैठ गया। उसने अपने कपड़े पहने और करीब 4:30 बजे उठकर वो अपने डेली रूटीन में बिजी हो गया। फिर सुबह करीब 6:30 बजे जब वो पार्क से मॉर्निंग वॉक करके अपने घर लौटा तो उसने दोबारा जाकर शवों को देखा। फिर वो हाथ में गंडासा सा लहराते हुए थाने की ओर चल पड़ा और इस बात की पुष्टि बाद में इलाके के 3 सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई फुटेज से भी हो गई थी। इसके बाद राय सिंह के कपड़ों और उसके गंडासे पर लगे खून के छींटों की जांच के बाद ये पुष्टि हो गई थी कि सारी हत्याएं राय सिंह ने की थी और सुनीता के भाई अशोक यादव ने भी राजेंद्र पार्क पुलिस थाने में इस हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसने सुनीता के ससुर राव राय सिंह पर सुनीता से पैसे की मांग करने का आरोप भी लगाया, जिसके कारण सुनीता अपने सास ससुर से लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती थी। गुरुग्राम पार्क पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों के बयान लिए और इसके बाद राव राय सिंह को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और इसके कुछ समय बाद राव राय सिंह की पत्नी विमलेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस घटना के कुछ महीने के बाद यानी 5 अक्टूबर 2021 को सुबह करीब 4:30 बजे राय सिंह ने भोंडसी जिले के बैरक में बनी बाथरूम में चादर का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी पत्नी विमलेश अभी भी भोंडसी जेल में बंद है। लेकिन सुनीता यादव के और कृष्णकांत के परिजनों को शुरू से ही इस हत्याकांड में अन्य लोगों के भी शामिल होने का शक था। उनका कहना यह था कि एक व्यक्ति 5 लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकता, यानी इस हत्याकांड में कुछ अन्य लोग भी शामिल रहे होंगे और उन्हें सुनीता के पति आनंद के ऊपर भी शक था। इसलिए पहले तो इस मामले की जांच राजेंद्र पार्क थाना पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इस केस की जांच के लिए एसआईटी गठित करके डीएसपी फिरोजपुर झिरका को प्रभारी बनाया गया और एसआईटी की जांच में पाया गया कि सुनीता का पति आनंद जांच के दौरान राजेंद्र पार्क में स्थित अपने घर में घुसा था, जबकि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए था। यानी इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जांच के दौरान आनंद अपने घर में क्यों घुसा था और इस हत्याकांड में आनंद यादव की भूमिका सामने आने पर उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। और इस पूरे हत्याकांड में एकमात्र पीड़ित बच्ची 6 साल की विधि की जान बचा ली गई। तो दोस्तों, आपकी इस केस के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही केसेस की तह तक जाकर पूरी जानकारी पाना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।